कल और परसों की क्लासेस में मोस्टली आप लोग सब थे, है ना? ओनली 2-3 न्यू फेसेस आई कैन सी। आप पहली बार आए हो शायद आज, है ना? ओके। आप बताओ, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कितनी कंट्रीज हैं? अरब लीग में कितनी कंट्रीज हैं? टोटल कितनी है? कौन सा रीजन कवर करता है अरब लीग? ठीक है, वेरी गुड। ओके, आप बताओ, रणथंभौर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? रावत भाटा। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? आप बताओ। आप बताओ, कैगा। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप बताओ। या तो था हमने कल डिस्कस, आप बताओ। कैगा। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। इतनी देर बाद नहीं, साथ के साथ बताना होता है, इतनी देर में तो गूगल हो जाता है, या पीछे देख लेते हैं पेज एक करके। जो जो हम कर रहे हैं ना, यही सब कुछ काम का होता है। आपको लगता है कि पता नहीं कोई कहाँ से कुछ पूछ लिया जाएगा, न्यूज़ में जिन चीज़ों की बार बार रेफरेंस आती है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पे अटेंशन टू दैट। आप जब यहाँ से क्लास लगा के जाओ, जो भी आपने लिखा है एक बार उसको ज़रूर देखो अच्छे से। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर हैं? आप बताओ, बताओ। पडूर के अलावा और कहाँ कहाँ पर हैं? कोई भी एक साइट आप बताओ। रिजर्व्स। हाँ जी, आप बताओ। विशाखापट्टनम। और तीसरा? चंदीखोल कहाँ पर है? चंदीखोल कहाँ पर है? स्टेट। आप थे कल क्लास में? चंदीखोल कौन सी स्टेट में है? उड़ीसा। पडूर कहाँ पर है? पक्का? बहुत ही यही छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ ऐसा बड़ा हाईफाई नहीं होता है ना? पे अटेंशन एंड थोड़ा थोड़ा आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। चलो, आज का न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ आई हुई हैं, लेकिन सब में बहुत थोड़ा थोड़ा कंटेंट है। सो अदर देन 2-3 आर्टिकल्स देर आर, कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है कि बड़ी डेप्थ में जाने वाली है। 2-3 न्यूज़ हैं जो डेप्थ में जाने वाली है। सबसे पहले तो ये हेडलाइन आई हुई है आज, अहेड ऑफ पोल्स इलेक्शन कमीशन टू जम्मू एंड कश्मीर और कैंसल रैलीज, नो प्रिवेंटिव डिटेंशंस। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जो कि कब लगता है? इलेक्शन से पहले। कब एग्जैक्ट मोमेंट जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज में, व्हेन इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स्ड? नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं आपको। जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाता है, द मोमेंट इलेक्शन शेड्यूल इज बीइंग अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो जिस दिन डेट्स अनाउंस हुई थी, आई थिंक 20-25 दिन की बात हो गई, तो उन्होंने बोला था कि इस डेट को जम्मू कश्मीर में होंगे, इस डेट को हरियाणा में होंगे। उस मोमेंट से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स हो जाता है। उसके बाद कोई गवर्नमेंट नई स्कीम अनाउंस नहीं कर सकती, कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं निकाल सकते, कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते, कोई प्रोमिस नहीं कर सकते, स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते। सो दैट इज एनफोर्स्ड। अब जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ जाता है, तो उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकम्स द मेन अथॉरिटी। इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर आ जाती है, यू थिंक इलेक्शन कमिश्नर बिकम्स सॉर्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। दिस इज द राइट वे टू थिंक अबाउट इट। अब मान लो, अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर में तो चीफ मिनिस्टर है ही नहीं अभी, लेकिन लेट अस से टेक द एग्जांपल ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा में तो चीफ मिनिस्टर है। अब उसको हर काम इलेक्शन कमिश्नर से पूछ के करना पड़ेगा। इवन द टास्क लाइक कि हमें कुछ ऑफिसर्स की प्रमोशन करनी है, कुछ ऑफिसर्स की लेटर से ट्रांसफर करनी है, कुछ भी करना है, अगर इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्ट कर दिया तो वो नहीं कर सकते। सो डी फैक्टो द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बिकम्स सॉर्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ पावर। इतनी पावर आ जाती है। और ऐसा ही जब जनरल इलेक्शन होते हैं, देन ही बिकम्स अ डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
ये एक समझने के लिए बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे डिसीजन ले लेगा जो प्राइम मिनिस्टर ले सकता है, बट वो प्राइम मिनिस्टर के लिए हुए डिसीजन, दैट इज द पावर दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गेट्स। तो अब जम्मू एंड कश्मीर के लिए इन्होंने एडवाइजरीज इशू की हैं कि भाई वहां पे कोई बूथ शिफ्ट नहीं किया जाएगा, जो कि पिछले इलेक्शंस में होता रहा है। कोई रैली कैंसिल नहीं की जाएगी, चाहे वो रैली सेपरेटिस्ट्स कर रहे हो, करने दो उनको। द ओनली क्राइटेरिया इज कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होने चाहिए, ओनली देन दे कैन कंडक्ट रैलीज। अब ऐसे नहीं कि मैं एक सेपरेटिस्ट हूँ और मैं इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले रहा और मैंने रैली कर दी, दैट इज़ नॉट अलाउड। बट इफ़ आई एम ए कैंडिडेट और मैंने अपने नॉमिनेशन फाइल की है तो मुझे रैली करने का राइट है, और कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कि किसी ने कोई क्राइम नहीं किया है उससे पहले ही उसे डिटेन करके रख लेते हैं ताकि ये आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। उन्होंने बोला कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन करने की जरूरत नहीं है, सबको खुलेआम घूमने दो। इनफैक्ट द कोर्ट हैज स्टार्टेड गिविंग बेल्स टू दोज पीपल हु आर प्रॉब्लम क्रिएटर्स इन JNK कि जाओ तुम कैंपेनिंग करो। जैसे अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी थी कि जाओ तुम कैंपेनिंग करो, जिस दिन कैंपेनिंग खत्म हो जाएगी वापस आ जाना, तो बहुत बड़ा बेल बॉन्ड भरवा लेते हैं। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन टू एंश्योर कि सारे लोग पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में। ये इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन हो कि सबको छूट दे दी। एंड एक्चुअली इट इज़ अ गुड थिंग कि अगर कुछ सेपरेटिस्ट, हाँ जी, एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग कि कुछ सेपरेटिस्ट अगर नॉमिनेशन फाइल करते हैं और जीतते हैं, इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि वो इलेक्शन सिस्टम के अंडर आ जाएंगे, वो सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, दे विल नो लॉन्गर बी सेपरेटिस्ट्स। दैट्स अ गुड थिंग आई थिंक। तो ये सब इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये एडवाइजरीज इशू की हैं। सो व्हाट इज रेलेवेंट हियर इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जब से अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन होती है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ही कैंपेनिंग भी बंद करनी पड़ती है। कैंपेनिंग हैज टू बी हॉल्टेड। तो कैंपेन हॉल्ट कब से एनफोर्स होता है कि कब से आपको कोई स्पीकर्स की आवाज सुनाई नहीं देगी, रैलीज कंडक्ट नहीं होंगी, वो टाइम कब आता है? 72 आवर्स बिफोर। डेट का मतलब क्या, सुबह या शाम? लेट अस से द पोलिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 10th of October फ्रॉम 7 AM to 7 PM। तो कैंपेनिंग कब बंद करनी पड़ेगी? यहां से 72 आवर्स पहले, यहां 72 आवर्स पहले। 7 AM से 72 आवर्स। ये 72 आवर्स कहां से सुना आपने? 48 आवर्स पहले यहां से। यही कंफ्यूजन होती है, चारों ऑप्शंस में लिखा होगा 48 आवर्स, 48 hours before the polling ends, 72 hours before the polling begins, 72 hours before the polling ends. Answer is 48 hours before the polling is scheduled to end। यानी कि 8 अक्टूबर को 7 PM के बाद कैंपेनिंग नहीं हो सकती, ताकि एक दिन पूरा शांति वाला मिल जाए जिन्होंने वोट डालने जाना है, और वो अपना माइंड सेटअप कर सकें कि हमने किसको वोट डालनी है। ना कि वो वोट डालने जा रहे हैं और रास्ते में इधर से भी स्पीकर बज रहा है, इधर से भी स्पीकर बज रहा है, हमें वोट डालो, हमें वोट डालो। So they need a period of calm in which they can decide कि उन्हें किसको वोट डालना है। तो 48 hours before the polling is scheduled to end, चाहे वो शाम को 6 बजे हो रही हो, शाम को 7 बजे हो रही हो। ठीक है जी, ये याद रखना है आपको। 48 hours before polling ends। और अगर मल्टीपल फेजेस हो तो हर फेज पे अप्लाई होगा ये। जैसे लोकसभा इलेक्शन, तो हर फेज के जब इलेक्शन थे उस फेज के लिए कैंपेनिंग हो रही है, तो 48 आवर्स पहले बंद हो गई। ठीक है जी, दो चीजें याद रखनी है आपको। एंड थर्ड ऑफ कोर्स इज द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हेन दीज टू थिंग्स कम इनटू फोर्स। इस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्वाजी जुडिशियल बॉडी की तरह वर्क करती है। क्वाजी जुडिशियल का मतलब समवट जुडिशियल पावर्स आ जाती हैं इसके पास। तो कोई छोटे मोटे झगड़े सुलझाने हैं इलेक्शन से रिलेटेड, तो इलेक्शन कमीशन एक्ट्स लाइक अ कोर्ट। जैसे कि कोई दो पार्टीज में झगड़ा हो जाए कि इलेक्शन सिंबल किसको अलॉट किया जाएगा, किसी एक पार्टी में स्प्लिट हो गया, लेट अस से कांग्रेस में स्प्लिट हो जाए। अब कांग्रेस का जो निशान है वही सबसे फेमस है,
तो अब दोनों फैक्शंस क्लेम करेंगे कि किसके पास वो निशान का राइट होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड्स, सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड करता, वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है। सिमिलरली किसकी नॉमिनेशन वैलिड है, किसकी नॉमिनेशन, ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुल मिला के 6 इलेक्शंस कंडक्ट कराती है। नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 3 लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये 6 ही इलेक्शन कंडक्ट कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जितने भी इलेक्शन होते हैं पंचायत के, लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज के, वो सब कंडक्ट होते हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर। ठीक जी। So these elections are supposed to be pretty fair and free, और ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने के लिए ये सारे रूल्स उन्होंने इशू किए हैं। आगे चलते हैं। Another allegation against SEBI chief Madhvipuri Butch, she got crores via Agora, claims Congress, 3 firms say husband hired for expertise। अब इनके जो हस्बैंड है ना, धवल बुच शायद उनका नाम है, उनको बहुत सारे पैसे ट्रांसफर किए गए थे। जब ये सेबी की मेंबर बनी उसके बाद भी उनको बहुत सारे पैसे ट्रांसफर किए थे, जो 3 कंपनीज ने किए थे, एक महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक डॉक्टर रेड्डीज और एक पिडीलाइट। जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है ये ऑटो मेकर है ना, कार्स बनाते हैं। जो डॉक्टर रेड्डीज है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और जो पिडीलाइट है ये पेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो इन तीनों ने इनके हस्बैंड को, इन तीनों कंपनीज ने इनके हस्बैंड को करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए थे आफ्टर शी बिकेम अ सेबी। तो अब कांग्रेस ये कह रही है कि वो सारा इनडायरेक्टली रिश्वत थी सेबी चेयरपर्सन को, कि किसी ना किसी तरह सेबी चेयरपर्सन उनकी मदद कर दे। लेकिन इन कंपनीज का ये कहना है कि उनको हमने पैसे क्यों दिए, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। अब ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, बट देयर इज अनदर एलिगेशन। कहने का मतलब ये है, तो वन आफ्टर अनदर एलिगेशन अगेंस्ट हर। ठीक है जी। 3 फर्म से हस्बैंड वाज हायर्ड फॉर एक्सपर्टीज, हर हस्बैंड इज एन एक्सपर्ट इन फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो इसलिए उनको हायर किया गया था, ऐसा इन कंपनीज का कहना है। जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि ये एलिगेशन है। नेक्स्ट, आफ्टर डिफेंस डायलॉग, मुइज्जू ऑफ मालदीव सेट टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक। मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज्जू। क्या कंट्रोवर्सी हुई थी जब ये प्रेसिडेंट बने थे पिछले साल अक्टूबर नवंबर में, टूरिज्म के लिए? ठीक है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं पर दोनों सही हैं। बेसिकली जब ये बने प्रेसिडेंट तो ये है प्रो चाइना, तो इन्होंने एक कैंपेन चलाया हुआ था वहां पे जब ये इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे, इंडिया आउट कैंपेन, ऐसे हैशटैग इंडिया आउट। तो ये इन्होंने टी शर्ट्स पहन पहन के ऊपर लिखा हुआ है इंडिया आउट, तो इन्होंने कैंपेन चलाया। अब इंडिया आउट क्या है, इन्होंने वहां पे एक हवा फैला रखा था कि इंडिया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस चलाता है जी अपनी, जबकि इंडिया ने कितनी इन्फ्लुएंस चला रखी थी, 80 पीपल वर देयर इन मालदीव्स, जस्ट 80 मिलिट्री पर्सनल ऑफ इंडिया मालदीव्स। क्या करने के लिए थे वो वहां पे? मालदीव्स एक इंडियन ओशियन में एक कंट्री है, तो वो बहुत ज्यादा सुनामी प्रोन है कि कभी भी सुनामी आएगी तो उन लोगों को खतरा है। तो इंडिया ने कभी मालदीव्स के साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जो कि हमने सारी की सारी इंडियन ओशन कंट्रीज के साथ किया हुआ है कि भाई तुम्हारे यहाँ कभी भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए होगी, कोई साइक्लोन आ जाए, सुनामी आ जाए, तो हम तुम्हें हेल्प करेंगे। तो उस हेल्प में हेलीकॉप्टर्स भी दिए हमने उनको रेस्क्यू करने के लिए। तो उन हेलीकॉप्टर्स को चलाने के लिए हमने 80 लोग भेजे हुए थे वहां पे,
जो कि एक्सपर्ट थे उन हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के लिए, उन एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करने के लिए, और वो अल्टीमेटली उन्होंने मालदीव्स के ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देनी थी और वापस आ जाना था। लेकिन मोहम्मद मुइज्जन ने अपने कैंपेन में ये चीज़ इतनी हाईलाइट कर दी कि देखो इंडिया वालों ने अपनी आर्मी हमारे यहाँ स्टेशन कर रखी है, ऐसे कर रखा है, वैसे कर रखा है, तो उन्होंने इस इलेक्शन भी जीत लिया, तो इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब हो गए। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए थे लक्षद्वीप की विजिट पे, तो लक्षद्वीप जब वो गए, अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने देश को प्रमोट करना ही है, तो उन्होंने वहाँ पे जाके लिखा कि जो लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, डिड नॉट नेम मालदीव्स, कि जो लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं कोस्टल टूरिज्म के लिए, देखो इंडिया में कितनी अच्छी अच्छी जगह हैं, यहाँ पे आओ, कि वाई आर वी सेंडिंग आवर मनी टू अदर कंट्रीज़, फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो रहा है। तो उन्होंने ये कमेंट किया, तो उस ट्वीट को टैग करके मोहम्मद मुइज्जू के मिनिस्टर्स ने बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ तो गंदगी बहुत होती है, तुम कहाँ हमसे कंपेयर कर रहे हो। सो दैट क्रिएटेड अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो उसके बाद हमारे रिलेशन ख़राब हो गए, लेकिन हमारी पॉलिसी रही है नेबरहुड फर्स्ट, कि कोई बात नहीं, ये वो घर वाले पड़ोसी तो है नहीं कि आपकी बन नहीं रही तो आप घर बेच के कहीं और चले जाओगे, या वो ये देश हैं, ये तो यहीं रहेंगे। सो यू आइदर लर्न टू लिव विद देम और यू कीप फाइटिंग। हम ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना से लड़ते रहते हैं, या वो हमसे लड़ते रहते हैं। सो हमने कहा कि भाई कोई बात नहीं, तो हमने फेब में जो इंटरिम बजट आया उसमें भी, और अभी जुलाई में जो फुल बजट आया है उसमें भी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एलोकेशन है उसमें करीब 2200-2300 करोड़ रुपए अप्रूव हुए हैं इस बार, जिसमें सबसे बड़ा सम मालदीव्स को दिया है। अमंग द नेबरिंग कंट्रीज मालदीव्स असिस्टेंस इज द हाईएस्ट, 600-700 करोड़ की असिस्टेंस हमने इनको प्रॉमिस की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे रिलेशन खराब हुए हैं। तो ये है इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, कि वहां पे सरकारें बदलती रहेंगी, आज प्रो इंडिया नहीं है, कल प्रो इंडिया सरकार होगी, कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। अगर एक इंसान के बिहेवियर के ऊपर हमने कंट्री से रिलेशन खराब कर लिया, देन व्हाट इज द पॉइंट। अब ऐसी ही गेम इंडिया के सारे नेबरहुड में चलती है। बांग्लादेश में भी एक सरकार प्रो इंडिया है, एक एंटी इंडिया है। शेख हसीना जो थी वो प्रो इंडिया थी, तो जब तक वो पावर में थी तो इंडिया के बहुत अच्छे चलते थे उनसे रिलेशन। अब अचानक से उनको निकाल दिया गया है, अब जो दूसरी सरकार है उनके साथ बिल्कुल नहीं बनती हमारी, तो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सेम सिचुएशन इज इन नेपाल, सेम इज इन म्यांमार, है ना, एंड समवट सिमिलर इज इन श्रीलंका ऑल्सो। तो इसलिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये कहती है कि चाहे प्रो इंडिया गवर्नमेंट आए चाहे एंटी इंडिया गवर्नमेंट आए, तुम्हें अपने नेबर्स के साथ बना के रखनी है। वी डू नॉट नीड अनदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वी डू नॉट नीड अनदर यू कैन से बॉर्डर प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक चाइना। तो अब जब इन्होंने देखा कि इंडिया तो बहुत बढ़िया से अभी भी हमें ट्रीट कर रहा है, तो इन्होंने भी सामने से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। लास्ट वीक वी हैड अ डिफेंस डायलॉग इन न्यू दिल्ली। सो उसके बाद सबसे पहले नंबर 1 हमने एलोकेशन सबसे ज़्यादा मालदीव्स को की, नंबर 2 डिफेंस डायलॉग, जिसमें कि हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं इनके साथ। फॉर एग्जांपल एक्यूवेरिन, एक्यूवेरिन इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, EKUVERIN, एक्यूवेरिन। तो इस तरह की चीज़ें और करते रहेंगे हम। एंड नंबर 3, नाउ मुइज्जू इज गोइंग टू विजिट इंडिया। ये न्यूज़ जो है वो ये है, बायलेटरल विजिट टू इंडिया। ठीक है जी, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। एंड ही ऑल्सो केम व्हेन प्राइम मिनिस्टर हैड टू स्वेयर इन। ये हमारी पॉलिसी रही है स्पेशली इस गवर्नमेंट की, कि जब भी नए प्राइम मिनिस्टर की ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है सारी नेबरिंग कंट्रीज के हेड्स को बुला लेते हैं हम। 2014 में जब स्वेयरिंग इन हुई थी, ऑल द सार्क लीडर्स वर इनवाइटेड। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अभी इसकी मीटिंग कहाँ है इस साल? पिछले साल कहाँ पे हुई थी? कब से नहीं हो रही? 9 साल से नहीं हो रही है।
ना पिछले साल हुई थी, ना उससे पिछले साल हुई थी। जब से उड़ी अटैक हुआ है हमारे ऊपर, तब से हमने बायकॉट कर दिया सार्क को। वी आर नॉट डीलिंग विद सार्क। एंड द मेंबर्स ऑफ सार्क आर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ये 8 कंट्रीज हैं जो सार्क। तो हमने इन सभी के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया था 2014 में, जब पहली बार ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी। उसके बाद 2015 में उन्होंने उड़ी अटैक कर दिया, फिर हमने बदले में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तो रिलेशन तब से खराब है। वी हैव बायकॉटेड सार्क। लेकिन सिर्फ एक कंट्री के साथ रिलेशन खराब है तो बाकी सबसे तो नहीं कर लेंगे हम, इसलिए हमने उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया, जो कि क्या है, 2019 में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने मोदी। अब बुलाना इस बार भी नेबरिंग कंट्रीज को है। इस बार उन्होंने ग्रुपिंग चेंज कर दी, सार्क की जगह उन्होंने बुलाया बिम्स्टेक, विच इज अनदर रीजनल ग्रुपिंग। क्या फुल फॉर्म है बिम्स्टेक की? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। शुरू में इसका नाम ये था, बट ये आपको याद होना चाहिए ताकि कंट्रीज याद करने इजी रहें। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बाद में इसमें 2 मेंबर और ऐड कर लिए हमने, नेपाल, भूटान। तो ये 7 मेंबर्स हैं इसमें टोटल। और इसका नाम हमने चेंज करके क्या कर दिया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, वेरी गुड, एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्योंकि ये सारी कंट्रीज बे ऑफ बंगाल को एनसर्कल करती हैं। अगर आप बे ऑफ बंगाल को पिक्चराइज कर पा रहे हो तो नीचे श्रीलंका से शुरू हो जाओ। श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, 5 तो ये कंट्रीज हो गए। नेपाल और भूटान, उनको बेचारों की क्या गलती, तो इन दोनों को भी ऐड कर लिया हमने। सो नाउ वी आर डीलिंग विद बिम्स्टेक द वे वी यूज टू डील विद सार्क। तो मतलब नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी हिलनी नहीं चाहिए इधर से उधर एक कंट्री की वजह से। तो हमने सार्क को पूरी तरह से फेल कर दिया, बंद कर दिया। और सारी कंट्रीज इंडिया के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं है, क्योंकि इंडिया ने जब उड़ी अटैक के बाद सार्क समिट को बॉयकॉट किया था तो सारी कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट किया था। एंड दैट समिट वाज शेड्यूल्ड टू हेल्ड इन इस्लामाबाद। तो इंडिया ने बोला कि वैसे तो हम उस मीटिंग में जाना ही नहीं चाहते, और क्योंकि वो इस्लामाबाद में हो रही है तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे हम। तो हम नहीं गए तो सारी कंट्रीज ने बॉयकॉट कर दिया था। सो दैट वाज अ डिप्लोमेटिक सक्सेस फॉर इंडिया। तो नेबरहुड फर्स्ट और कब काम आता है हमारे, मतलब हमने इतनी अच्छी बना के रखी हुई है कि हमने बॉयकॉट किया, सभी कंट्रीज ने बॉयकॉट कर दिया। सो नाउ वी आर डीलिंग विद बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक में इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज नहीं आ पाई हैं? तो आना ही नहीं चाहिए था। अफगानिस्तान, मालदीव्स, ये 3 कंट्रीज नहीं है। और एक्स्ट्रा कौन कौन सी हैं? म्यांमार, श्रीलंका। तो हमने क्या किया, 2019 में बिम्स्टेक के लीडर बुला लिए, यानी कि ये सारे लोग तो आ गए। हाँ, थाईलैंड भी है। अच्छा, श्रीलंका नहीं है, ये गलत कर दिया मैंने। हाँ, श्रीलंका इज देयर। तो हमने बिम्स्टेक बुला ली 2019 में। और यहां से कौन कौन रह गया था? मालदीव्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अफगानिस्तान को अलग से बुला लिया, मालदीव्स को अलग से बुला लिया। तो अकेला कौन रह गया? बिम्स्टेक के सारे लीडर बुला लिए और सार्क में 3 कंट्रीज रह गई थी, उनमें से 2 को बुला लिया। मतलब हमने क्लियर मैसेज सेंड किया कि हम सबको बुला लेंगे, बस तुम्हें नहीं बुलाएंगे। सो वी डिड नॉट इनवाइट पाकिस्तान एंड ऑल अदर कंट्रीज वर इनवाइटेड। इनफैक्ट हमने एक्सपैंड ही कर लिया, 2 कंट्रीज एक्स्ट्रा ही बुला ली हमने, म्यांमार और थाईलैंड। एंड नाउ इन 2024 हुई, फिर हमने सारे फॉरेन लीडर्स बुलाए इंक्लूडिंग मोहम्मद मुइज्जू, जबकि ये सारा कुछ हो चुका था तब तक, उसके बाद भी वी इनवाइटेड हिम। तो मतलब देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, चाहे वो 2014 हो, 19 हो या 24 हो।
एंड दिस इज नॉट ओनली विद मालदीव्स, दिस इज विद ऑल अदर कंट्रीज, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट आए चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट आए, सबको पता है कि हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कंसिस्टेंटली बना के रखनी है। ऐसे नहीं कि मनमोहन सिंह आए रिलेशन अच्छे हो गए, मोदी आए उसको अच्छा नहीं लगा उन्होंने खराब कर दिए, फिर अगला कोई आएगा फिर अच्छे कर दिए। एक इंसान के बेस पे फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती, कंट्री टू कंट्री चलती है। तो दिस कंसिस्टेंसी हैज बीन मेंटेन्ड। तो ये सारा कुछ जो हमने स्विच किया ना, ये पाकिस्तान की वजह से किया है, अदरवाइज सार्क अच्छा चल रहा था और चलता रहता, बट जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान वी डिड नॉट। तो अभी आएंगे यहाँ पे, अग्रीमेंट्स वगैरह साइन होंगे, विल सी इससे आगे क्या होता है। उसके बाद ये एक न्यूज आई हुई है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट है, ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक है, बस आपको उतना याद रखना है, इसमें कुछ न्यूज में ज्यादा नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये वो ब्यूरो है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है और सारा का सारा डेटा रखता है क्राइम्स के रिलेटेड कि इंडिया में कितने मर्डर्स हुए, कितने किडनैपिंग्स एंड ऑल दैट। तो इनके डेटा के अकॉर्डिंग 2021 में इंडिया में कुल मिला के 1.49 लाख केसेस वर रिपोर्टेड ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। ठीक है जी, सो द क्राइम्स आर ऑन द राइज। पॉक्सो के पास होने के बावजूद भी, व्हाट इज पॉक्सो? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड अंडर दिस एक्ट? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन है ना, तो चाइल्ड किसको मानते हैं हम? ओके काफी बार डिस्कस किया है हमने इसको अलग अलग कंटेक्स्ट में। चाइल्ड किसको मानते हैं हम? एडल्ट किसको मानते हैं हम? 18 प्लस, तो 18 से नीचे चाइल्ड हो गया। तो चाइल्ड इज एनीवन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, बट उसमें एक एक्सेप्शन है, इफ देयर इज समवन बिटवीन 16 एंड 18 ईयर्स ऑफ एज और ये सर्टिफाई कर दिया जाए कि उन्होंने एक हेनस क्राइम किया है, और देर आर सर्टन टेस्ट्स, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है, और ये पता चल जाए कि उनकी जो मेंटल या फिजिकल डेवलपमेंट है वो एक एडल्ट जैसी है, क्योंकि कोई 17.5 साल का है उसने क्राइम कर दिया तो आप उसको छोड़ थोड़ी दोगे जस्ट बिकॉज कि 6 महीने बाद उसने 18 साल का हो जाना था। तो 16 से 18, दिस इज अ न्यू कैटेगरी दैट वाज एडेड। अगर किसी ने कोई हेनस क्राइम किया है, हेनस क्राइम जैसे रेप, मर्डर, कुछ बहुत बड़ा, तो उसको अलग से ट्रीट किया जाता है। सो बिलो 16 इज लाइक अ प्रॉपर चाइल्ड, लेकिन 16 से 18 के बीच में सारे क्राइम्स को एक साथ एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा। अगर वो हेनस क्राइम है तो उनको अलग से उनका साइकोलॉजिकल और फिजिकल टेस्ट किया जाता है, और अगर वो एडल्ट्स के बराबर पाए जाते हैं देन दे आर सेंट टू जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, JJB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फिर डिसाइड करेगा कि इनको एडल्ट्स की तरह सजा दी जाएगी या इनको बच्चों की तरह सजा दी जाएगी। ये चेंज हमने 2013 में किया था, जब वो दिल्ली गैंगरेप केस हुआ था 2012 वाला, उसके बाद ये डिमांड उठी थी, क्योंकि उन 5 कन्विक्ट्स में एक 17 साल का था, तो लोगों को लगा कि छूट जाएगा ऐसे, और वो छूट भी गया। He just got 3 years of detention, क्योंकि इसमें मैक्सिमम उतनी ही अलाउड होती है, तो उसको सिर्फ 3 साल की सजा मिली, क्योंकि आप लॉ को बैक डेट से अप्लाई नहीं कर सकते। रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ इज नॉट अलाउड। कहाँ लिखा हुआ है ये? कहाँ लिखा हुआ है यू कैन नॉट रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड क्रिमिनल लॉ? सिविल लॉ आप बैक डेट से लगा सकते हो। आज सरकार बोले कि हम इनकम टैक्स 30% से बढ़ा के 35% करते हैं, और ये 1 अप्रैल 2024 से अप्लाई होगा, वो कर सकते हैं ऐसा। लेकिन वो कहें कि आज से फुटबॉल खेलना एक क्राइम है, कि फुटबॉल खेलने को हम एक क्राइम डिक्लेयर कर रहे हैं, और ये भी 1 अप्रैल से अप्लाई होता है, पिछली 1 अप्रैल से, दिस कैन नॉट हैपन। क्योंकि जिस टाइम आप कोई चीज कर रहे हो, अगर उस वक्त वो क्राइम नहीं है तो वो क्राइम नहीं है। इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड सो फ्रॉम अ बैक डेट। कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 20।
क्या क्या है आर्टिकल 20 में? डबल जेपडी, ex post facto criminal legislation and self incrimination. वेरी गुड। तो ये तीन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में फंडामेंटल राइट हैं। पहला, डबल जेपर्डी, किसी को भी एक बार किए गए क्राइम की सजा दो बार नहीं दी जा सकती। नो वन कैन बी पनिश्ड फॉर अ क्राइम कमिटेड वंस ट्वाइस। सेकेंड, एक्स पोस्ट फैक्टो, ये वाली प्रोविजन है कि किसी भी क्रिमिनल प्रोविजन को बैक डेट से अप्लाई नहीं किया जा सकता। नो एक्स पोस्ट फैक्टो इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल लेजिस्लेशन। सिविल लेजिस्लेशन की जा सकती है, जैसे टैक्स लगाना एक सिविल प्रोविजन है, लेकिन क्राइम डिक्लेयर अलाउड नहीं है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी को भी अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए या सबूत देने के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। चलो एनीवे, तो ये डेटा आपको याद रखना है कि क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, डिस्पाइट पॉक्सो एक्ट, डिस्पाइट एवरीथिंग। उसके बाद कोलकाता वाले केस के बाद देखो चंडीगढ़ में और पंजाब में क्या हो रहा है। पीजीआई हैज डिसाइडेड टू डेवलप एन ऐप टू एनहांस सिक्योरिटी फॉर मेडिकल पर्सनल। ये चंडीगढ़ की न्यूज़ है। चंडीगढ़ पीजीआई ने एक ऐप बनानी, उसका नाम नहीं अभी डिसाइड हुआ है, तो उस ऐप से डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, सबको एक्सेस दिया जाएगा ताकि वो उसमें SOS बटन होगा ताकि वो किसी भी टाइम हेल्प कॉल कर सकें। और ऑल इंडिया लेवल पे ऑलरेडी ये एक नंबर चल रहा है 112, बट ये सेंटर गवर्नमेंट का है। हर स्टेट गवर्नमेंट अब अलग से कोशिश करेगी, एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। सो एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज नाउ स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स। पंजाब ने बोला है कि हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड बना रहे हैं जो कि सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड हुआ करेगा पंजाब में, जिसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं, और वो इस तरह की गाइडलाइंस बना के और उनको इम्प्लीमेंट भी कराएंगे, उनको मॉनिटर भी करेंगे कि डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए क्या क्या किया जा सकता है। So step taken by Chandigarh and here step taken by Punjab. जस्ट ये आपको दिखाने के लिए कि क्या हो रहा है इस कंटेक्स्ट में। और भी बहुत सारी स्टेट्स के बहुत सारे स्टेप्स आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, ये एक छोटी सी न्यूज आई हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड अपनी पार्टी आर प्रॉमिसिंग अ रिटर्न टू जम्मू एंड कश्मीर दरबार मूव। देखो, अब तो खैर 2019 से जम्मू कश्मीर में कोई सरकार ही नहीं है, वहां पे सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी लगी हुई है, लेकिन 2019 से पहले थी, तो उसमें एक प्रैक्टिस होती थी जिसे कहते हैं दरबार मूव। क्या है ये पता है किसी को? एक इलेक्टेड डेमोक्रेसी जैसे कि इंडिया है, इसमें हम दरबार किसको बोल सकते हैं? कोई राजा महाराजा तो है नहीं, व्हाट इज दरबार? हाँ जी, पार्लियामेंट। तो स्टेट लेजिस्लेचर के केस में स्टेट असेंबली दरबार हो गई, या सीएम का ऑफिस, या गवर्नर का ऑफिस, या सेक्रेटेरिएट, ये दरबार हो गया। तो दरबार मूव का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा सेक्रेटेरिएट, सीएम ऑफिस, असेंबली, ये सब उठा के एक से दूसरी जगह ले जाना। नॉट बिल्डिंग्स, मटीरियल, ऑफिसेस। तो जब भी हम बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर, इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग रीजन्स हैं। जम्मू रीजन अलग है, कश्मीर रीजन अलग है, वैली जिसको हम बोलते हैं वो अलग है। इन दोनों में प्रॉपर यू कैन से कोहेजन बनी रहे, इसलिए दरबार मूव शुरू की गई थी। इसमें होता क्या है, 6 महीने के लिए सारा कुछ जम्मू में होता है, 6 महीने के लिए सारा कुछ कश्मीर में होता है। यानी कि जब सर्दियां होती हैं तो जम्मू इज द कैपिटल ऑफ JNK, और जब गर्मियां होती हैं तो कश्मीर इज द कैपिटल। कश्मीर माने श्रीनगर। तो हर 6 महीने बाद 40-50 ट्रकों में सामान भर के सारी फाइल सब कुछ एक से दूसरे शहर लेके जाया जाता है, एंड देन द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर, उनके रेजिडेंस दोनों जगह पे बने हुए हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? इसे कहते हैं हम दरबार मूव। सो द कैपिटल मूव्स फॉर 6 मंथ्स, जिसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ऑल द ऑफिसर्स, ऑल द टॉप ब्रास ऑफ द स्टेट मूव्स फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। ऐसा इसलिए किया गया है कि दोनों रीजन्स में एक प्रॉपर ऐसा बना रहे कि एक ही रीजन को फेवरेटिज्म ना हो। जैसे लद्दाख में ये फीलिंग है आज की डेट में। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह,
तो हम जब भी लद्दाख के बारे में सोचते हैं तो हमें तो लेह के बारे में ही पता चलता है। कारगिल तो हम ऐसे सोचते हैं कि वहाँ पे तो बस फौजी बैठे होंगे, वहाँ पे तो सिर्फ पोस्ट है, लेकिन कारगिल भी एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ लोग रहते हैं। तो अब होता यह है कि लद्दाख से एक ही सीट है लोकसभा की, और वो हमेशा लेह से आता है, वो बंदा जो भी होता है। ले गेट्स रिप्रेजेंटेशन, कारगिल डज नॉट। तो कारगिल वाले लोग बहुत देर से डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए, हम हमेशा निगलेक्ट हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने अभी वहाँ 4-5 डिस्ट्रिक्ट बना दिए ताकि उनको निगलेक्टेड ना फील हो, तुम्हारे जैसे और निगलेक्टेड 4-5 हो गए। दैट इज़ द आइडिया बेसिकली, कि वहाँ सीटें बढ़ाने की जगह डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दो, है ना। अदरवाइज क्या है कि 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से एक ही डिस्ट्रिक्ट को हमेशा प्रेफरेंस दी जा रही है, तो दूसरे वाले को फील होगा। अब 7 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, अब उनको फील नहीं होगा कि चलो बाकियों को भी नहीं मिल रहा तो हमें भी नहीं मिलेगा। एनीवे, सो द आइडिया इज यहाँ पे ये फीलिंग ना आए कि जम्मू एंड कश्मीर में तो कश्मीर ही है सारा कुछ, श्रीनगर में ही है सारा कुछ। सो दैट इज वाई दिस प्रैक्टिस इज देयर। इसमें ट्विस्ट कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने 2020 में किसी और केस में ये बात ऑब्जर्व की थी कि ये फालतू की बात है, क्या ज़रूरत है सारा इतना ट्रकों में भर के सामान लेके जाते हो, वेस्टेज ऑफ मैन, मटेरियल एंड मनी एंड एवरीथिंग। तो हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई इस प्रैक्टिस को बंद कर दो, बट इट वाज नॉट एन ऑर्डर। अगर हाई कोर्ट ऑर्डर कर देता कि इसको बंद करो तो करना पड़ता, लेकिन हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि यार ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये तो पॉलिटिक्स ने डिसाइड करना है, पॉलिटिशियंस ने डिसाइड करना है कि ऐसा हो या नहीं हो। तो अब पिछले 5-6 साल से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ही नहीं है वहाँ पे, तो दरबार मूव कहाँ से होगा। लेकिन अब इलेक्शन होने वाले हैं, 1 महीने बाद सरकार बन जाएगी, तो सारी पार्टीज कह रही हैं कि भाई दोबारा शुरू करो दरबार मूव। सो नाउ यू अप्लाई योर ओन माइंड कि ऐसी मूव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। So on one hand you have wastage of men, material, money, resources. On the other hand you have social and political cohesion of 2 regions. Which according to you matters more? हाँ जी, मूव नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या है इन दोनों में से, मूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सीधा सीधा पूछ लें आपको मेंस में क्वेश्चन कि प्रैक्टिसेस लाइक दरबार मूव, सो बताओ अपना ओपिनियन विद रीजंस। तो क्या आंसर होगा इसका सही? इसका कोई सही या गलत आंसर नहीं है। यू कैन से इट इज अ गुड मूव, यू कैन से इट इज अ बैड मूव। आप उसके बाद जो रीजंस देंगे उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। लेट अस से यू राइट इन द फर्स्ट लाइन कि भाई दिस इज वेस्टेज ऑफ मैन, मटेरियल, मनी, ब्ला ब्ला, जो भी आपने लिखना है, वहां से आपके मार्क्स डिसाइड नहीं हो रहे। अब उसके नीचे आप पूरा रीजन दोगे कि इससे ये होता है, इससे वैसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, दैट गेट्स यू मार्क्स। तो रीजनिंग क्या लगाई है आपने उसके पीछे, वो मैटर करता है। कोई इसका सही गलत आंसर नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई प्रॉपर आंसर नहीं होता, बोथ द साइड्स आर इक्वली वैलिड। तो आंसर में आपने सोचते हुए ये डर, ओपिनियन सही है कि गलत है, आपका ओपिनियन जो भी होगा वो आपकी रीजनिंग से डिसाइड किया जाएगा, नॉट बाय व्हाट एग्जैक्टली द ओपिनियन इज। ठीक है, तो ये एक होमवर्क है आपका, इस पे आपको 150 वर्ड्स में लिखना है कि whether this move is a good move or a bad move, explain with reasons. और एक छोटी सी बात का ध्यान आपको ये रखना होता है कि एक ही साइड को 100% सही नहीं दिखाना होता आपको। जब भी आप लेट अस से आप कह रहे हैं कि दरबार मूव इज अ गुड मूव, तो आप सारे उसके अच्छे वाले पॉइंट्स लिख दो। कंक्लूजन में आपको उसकी एक आधी कमी भी बतानी बहुत जरूरी है, दैट ऑल्दो it is a good move, but since it leads to wastage of man, material, money, resources, the administration should think of ways to reduce that wastage. खत्म होगी बात। मतलब आपने पूरी पता ही नहीं है, ये नहीं शो होना चाहिए आंसर से, या आपने बोल दिया कि ये मूव तो बहुत ही गलत है, तो आप एंड में कंक्लूजन में एक लाइन में ये बताएंगे कि ऑल्दो इट इज अ बैड मूव, है ना, कि इसको बंद कर देना चाहिए, हाउएवर द स्टेट शुड टेक अदर स्टेप्स टू इंटीग्रेट द जम्मू रीजन विद कश्मीर रीजन। तो आपने एक्नॉलेज कर ली वो बात कि हाँ ये इससे वो फायदा होता था, पर ये नहीं करना चाहिए, कुछ और कर लो जिससे जम्मू और कश्मीर रीजन में इंटीग्रेशन बढ़िया हो जाए। सो यू डू एक्नॉलेज द फैक्ट कि हाँ दूसरा पॉइंट एग्जिस्ट करता है, और एक लाइन में आपने वो लिखना है जरूर। ठीक है, उसके बाद साइबर क्राइम के अमित शाह जी ने I4C के 4 नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए। सो व्हाट इज I4C? इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेंटर है, यही है इसकी फुल फॉर्म शायद।
इंटीग्रेटेड कमांड एंड कोऑर्डिनेशन, नहीं 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 नहीं, ये नहीं है इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। हाँ, इंडियन है, ओके। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडिया में साइबर क्राइम से डील करने के लिए अपने पास बहुत सारी एजेंसीज हैं, लेकिन उन सब में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए ये एक I4C एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसमें अब 4 नए प्लेटफॉर्म्स होम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किए हैं। सो फर्स्ट इज साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर। आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं साइबर फ्रॉड। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? एक होती है प्रिवेंशन, एक होती है मिटिगेशन। रिडक्शन, मिटिगेशन वर्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? होने से पहले या होने के बाद? एक हुआ साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन सेंटर कि आपने साइबर क्राइम होने ही नहीं देना। एक हुआ साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, ये फ्रॉड हो गया है, उसके बाद क्या करना है। बहुत ज़्यादा फर्क है। जब भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ते हो तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिवेंशन स्टेप्स अलग होते हैं, मिटिगेशन स्टेप्स अलग होते हैं। प्रिवेंट मतलब पहले करोगे आप, जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाओगे जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो, तो ये हो गया प्रिवेंटिव स्टेप। मिटिगेशन क्या होगी कि आप फ्लड कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश कर रहे हो, फ्लड आ चुका है, अब आप फ्लड कंट्रोल रूम बनाओगे जिससे कि इजी कोऑर्डिनेशन हो सके। तो साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर की इतने लाखों फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल, तो उसको मिटिगेट करने के लिए। सेकंड, समन्वय। समन्वय क्या होता है हिंदी में? समन्वय का मतलब अलग अलग एजेंसीज में समन्वय बिठाना, तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया है। थर्ड, साइबर कमांडो फोर्स। तो ये मैंने कभी 2-3 महीने पहले कोई इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास में ये गेस किया था कि आने वाले टाइम में साइबर सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि उसके लिए हमें एक अलग से डिफेंस का विंग चाहिए होगा। जैसे अभी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, वी विल नीड साइबर कमांडोज, समथिंग लाइक दैट हैज़ कम अप। तो गवर्नमेंट ने सोचा है कि हम 5000 साइबर कमांडोज रिक्रूट करेंगे जिनके पास बंदूकें नहीं होंगी, दे विल बी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स। ये दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ कमांडो, बट ये एक अलग से सिक्योरिटी फोर्स जरूर बन रही है। तो साइबर कमांडो उसी की शुरुआत है। तो आने वाले 5 सालों में 5000 साइबर कमांडोज को ट्रेन किया जाएगा साइबर सिक्योरिटी में, विच विल बी वेरी गुड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स। और चौथी चीज है सस्पेक्ट रजिस्ट्री। अभी क्या होता है साइबर क्राइम्स में, जो सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया में, हर स्टेट का अलग से अपनी अपनी रजिस्ट्री है साइबर क्रिमिनल्स की, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन साइबर क्राइम करने वाला बंदा कहीं भी बैठा हो सकता है, उसके लिए स्टेट बैरियर नहीं है। जनरली साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडियंस के साथ साइबर फ्रॉड करते हैं, जैसे OLX के ऊपर साइबर फ्रॉड्स बहुत होते हैं, या कॉल सेंटर फ्रॉड्स बहुत होते हैं। यहाँ भी लोकल पेपर में खबरें आती रहती हैं, मोहाली वगैरह में कहीं पे ये लोग फ्लैट किराए पे ले लेते हैं और वहाँ से बैठ के जाली कॉल सेंटर चला रहे हैं। और वो कभी भी नॉर्थ इंडिया के लोगों को टारगेट नहीं करेंगे, दे विल टारगेट साउथ इंडियंस। क्योंकि डिस्टेंस की वजह से ना कई लोग वहीं हिम्मत हार जाते हैं कि कौन जाके वहाँ पे केस लड़ेगा, कौन कंप्लेंट फाइल करेगा। तो अगर आप पंजाब में ही बैठ के पंजाब के लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, तो उसको ट्रैक करना, उसको इन्वेस्ट होता है। तो क्रिमिनल सोचते हैं कि दूर के लोगों के साथ क्राइम करो। तो साउथ इंडिया के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ कोई बिल्डिंग रेंट करेंगे, तो वहाँ अंदर बैठ के अपना स्कैम चला रहे होंगे और ठग रहे होंगे अगेंस्ट साउथ इंडिया के लोगों को ही। और ऐसा उल्टा होता है, यहाँ पे भी जितने लोगों के साथ क्राइम होता है वो मोस्टली साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बैठ के क्राइम हो रहा होता है। सो दिस इज बिकॉज इन इंडिया साइबर क्राइम नेटवर्किंग और उसकी जो सस्पेक्ट रजिस्ट्री, यानी कि जो एक लिस्ट बनती है क्रिमिनल्स की, वो सारी स्टेट स्पेसिफिक है। तो ये सेंट्रलाइज्ड बनेगी, यानी कि पूरे इंडिया में कहीं भी बैठ के आपने साइबर क्राइम किया तो आप पकड़े जाओगे। इट डज नॉट मैटर कि आपने कहाँ से क्राइम किया। तो ये उसके तरफ एक कोशिश है।
जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, बिकॉज इट इज एन इंटरनल सिक्योरिटी इशू। कोई और एजेंसी साइबर क्राइम के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए काम करती हो? हाँ जी, बोलो बोलो। बहुत सारी हैं, कोई भी एक बता दो। सर्टेन, नहीं सुना? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इंडिया, ये मेजर है। बाकी I4C के अंडर अब सब कुछ आ गया है, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। उसके बाद एडिटोरियल है ईज ऑफ पेइंग टैक्स, तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, 54th मीटिंग हुई है। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट है? फर्क क्या होता है दोनों में? ठीक है, सो वी पे टू समवन एल्स एंड देन दे पे टू द गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो ये है इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। कब से अप्लाई हुआ था ये? 2017, 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट हुआ था। अब जीएसटी काउंसिल जो है ये एक किस तरह की बॉडी है? इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? किस तरह की बॉडी है जीएसटी काउंसिल? स्टैट्यूटरी। किस लॉ के अंडर बनी जीएसटी काउंसिल? अगर स्टैट्यूटरी है तो कोई लॉ का नाम होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, कॉन्स्टिट्यूशन में है जीएसटी काउंसिल। कौन सी अमेंडमेंट थी जिससे जीएसटी आया था 2017 में? हाँ जी, 101, 101st अमेंडमेंट। तो 101st अमेंडमेंट से जीएसटी काउंसिल वाज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस इज द लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट वी हैव। नहीं लेटेस्ट नहीं, सेकंड। 102 अमेंडमेंट से हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी बनाई थी। एनीवे, तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इसकी कॉम्पोजिशन में कौन कौन आते हैं? चेयरपर्सन कौन होते हैं जीएसटी काउंसिल के? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी सेंट्रल लेवल पे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कि अभी निर्मला सीतारमन है। सो शी इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। और मेंबर्स स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स। तो 28 की 28 स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स प्लस फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिसमें 3 आ जाएंगे, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी। ठीक है जी, तो ये सारे जो होते हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, याद रखना है आपको। 101st अमेंडमेंट से इसे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। अब जीएसटी काउंसिल में एक बड़ी मजेदार चीज है, विच इज अ वेरी गुड मॉडल फॉर अस टू नो। जब भी हम बात करते हैं दैट इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम, तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? पावर्स डिवाइडेड हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो वो इतना अच्छे से हम कैसे डिवाइड कर दें कि डिसीजन ना ले पाए और सारी स्टेट्स इकट्ठी हो जाएं तब वो भी कोई डिसीजन ना ले पाए बिना सेंटर की मर्जी के। सो वी नीड एन आइडियल सिनेरियो जहां सेंटर की भी मर्जी चल रही हो और आधी से ज्यादा स्टेट्स की भी मर्जी चल रही हो। तो हमने उनकी डिसीजन मेकिंग को वेटेज दे दी है, जो कि सेंटर के पास कितनी है? 33%। और सारी स्टेट्स के पास कितनी है? मतलब 33.3% लगा लो, 66.6%। 1/3 उसके पास, 2/3 इसके पास। और अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो तो कितनी वेटेज चाहिए?
हाउ विल यू एंश्योर कि सेंटर की मर्जी के बिना डिसीजन ना हो पाए और स्टेट्स भी कम से कम आधी से ज्यादा अग्री करें तो डिसीजन हो। 67 तो स्टेट्स ले लेंगी सारी मिलकर डिसीजन। 75%। इवन इफ ऑल द स्टेट्स कम टुगेदर जीएसटी में, इस लेट अस से कोई भी एक कमोडिटी है कि इस पे टैक्स रेट 12 से बढ़ा के 18% करना है, सारी स्टेट्स अग्री कर रही हैं लेकिन सेंटर नहीं अग्री कर रहा है, तो वो डिसीजन नहीं ले सकती। अकेला सेंटर कुछ करना चाहता है, नहीं कर सकता। सो यू नीड सेंटर मैंडेटरीली प्लस आधी से ज्यादा स्टेट। सो 33 प्लस 33 या 33 प्लस 40 42 देन इट बिकम 75। तो यानी कि जितनी भी चीज़ों पे जीएसटी लगा हुआ है आज की डेट में, और अब आप पॉलिटिकल बयानबाजी में बहुत बार सुनोगे कि जीएसटी इस चीज़ पे इतना कम कर दिया, इतना ज़्यादा कर दिया, बट यू विल नो दैट इट इज़ नॉट सोनली द डिसीजन ऑफ सेंटर, इट इंक्लूड सेंटर प्लस मोर देन हाफ द स्टेट्स। उसके बिना कोई चेंज किया ही नहीं जा सकता। तो लेटेस्ट से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उन्हें एजेंडा में रखा हुआ था कि ये 15 आइटम्स हैं, इन पे हमने टैक्स स्लैब दोबारा कंसिडर करनी है। किसी चीज़ पे कम करने के लिए डिमांड है, किसी पे ज़्यादा करने के लिए डिमांड है, तो जब तक ये नहीं होगा तब तक डिसीजन नहीं लिया जाएगा। सो इट इज़ ऑल पॉलिटिकल स्टेट कि जीएसटी इस चीज़ पे इतना महंगा कर दिया, इतना सस्ता कर दिया, मिल के लिया है उन्होंने डिसीजन। दिस यू शुड नो। और ये एक बहुत अच्छा मॉडल है जो कि हम और कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फेडरलिज्म में और किस तरह के डिस्प्यूट होते हैं, एक टैक्सेशन पे हो गया, और एजुकेशन पे तो क्या ही डिस्प्यूट होगा, नहीं कोई झगड़े नहीं होते ऐसे। तो झगड़ा मतलब एज इन प्रॉपर झगड़ा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं होगा। टैक्स प्रोसीड्स को लेके होता है, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को लेकर होता है, एक इंटरस्टेट काउंसिल बनी हुई है जो, उसमें झगड़ा होता है, कोई डिसीजन लेना हो तो उनमें भी ये मॉडल इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अभी उन बॉडीज में कंसेंसस से डिसीजन लेने की प्रोविजन है, इसीलिए कोई डिसीजन होता ही नहीं है। कंसेंसस मतलब सबको अप्रूव होगा, तो घर के 5 लोगों को कोई एक डिसीजन अप्रूव कराना मुश्किल हो जाता है, आप 28 स्टेट्स को मनाने की बात कर रहे हो, प्रैक्टिकली गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। डिसीजन मेकिंग मॉडल। तो अब इस बार क्या हुआ है 54th मीटिंग में, कुछ चीज़ों पे इन्होंने कम कर दिया है, जैसे कि जीएसटी रिडक्शन किन चीज़ों पे हुई है। एक तो एंटी कैंसर ड्रग्स पे हुई है, बहुत देर से डिमांड थी कि एंटी कैंसर ड्रग्स पे टैक्स कम किया जाए, तो उन्होंने कम कर दिया है। दूसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड्स फॉर यूनिवर्सिटीज। तो जहां भी कहीं फॉरेन से या कहीं भी एंटिटी से यूनिवर्सिटीज में R&D के लिए फंडिंग आती थी, उस पर जीएसटी लगता था। कितनी अजीब बात है। एक तो हम कह रहे हैं कि R&D हमारे यहाँ कम है, अगर उसके लिए पैसा आ रहा है तो उस पर टैक्स तो मत लगाओ कम से कम। कैंसर ड्रग्स, लोग ऑलरेडी कैंसर से कितने मर रहे हैं, इंडिया में कैंसर बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो उस पर टैक्स कम किया गया है। सो बहुत अच्छे अच्छे स्टेप लिए हैं। और एक तीसरी चीज़ जो इन्होंने कंसीडर की है अभी तक, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर आज की डेट में 18% जीएसटी लगता है। तो एक तरफ सरकार इनकरेज कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कराओ, ताकि एक बार अगर कोई बीमार हो जाए या किसी की डेथ हो जाए तो पूरी फैमिली में, अगर वो ब्रेड अर्नर हो तो पूरी फैमिली जो है वो एक तरह से फाइनेंशियली रुइन हो जाती है। तो अगर आपको एनकरेज करना है देन रिड्यूस टैक्स ऑन इट, 18% से 12 या 5 पे लेके आओ। वैसे तो 0 बनता है उस पर, बट एनीवे, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो इस तरह के डिसीजंस जीएसटी काउंसिल ने लिए हैं, ये अभी वो कंसिडर कर रहे हैं, अगली मीटिंग तक डिस्कस किया जाएगा। जो एक मेजर मुद्दा यहां पे डिस्कस किया गया पर अभी तक डिसाइड नहीं किया गया, 2017 में जीएसटी आया था, 2022 तक पहले 5 साल के लिए उस टाइम डिसाइड किया गया कि जीएसटी कंपेंसेशन सेस लगाया जाएगा, यानी कि ओवर एंड अबव जीएसटी एक सेस लगाया जाएगा, सेपरेट फंड में जाएगा। यू अंडरस्टैंड सेस क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स, श्योर। फॉर व्हाट पर्पस? ठीक है, टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, किस पर्पस के लिए होता है? एग्जैक्टली। तो फिर सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज भी टैक्स ऑन टैक्स होता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? सरचार्ज, सेस।
सेस किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए होता है, सरचार्ज किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए नहीं होता, बस ये डिफरेंस है। तो लेट अस से 30% टैक्स है, उसके ऊपर आपने 10% और टैक्स लगा दिया, तो 30% का 10% विल बी 3% और ऐड हो जाएगा। तो अब ये 3% अगर सरचार्ज है 30% टैक्स हो गया, तो ये 30% जिस फंड में जाना था सरकार के, ये 3 भी उसी में जाएगा, विच इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो एक तरह से सरकार ने टैक्स ही बढ़ा दिया। लेकिन अगर ये 3% सेस है, तो ये 30% जो है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, और ये जो 3% है ये किसी सेपरेट फंड में जाएगा जो उसी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। सो सेस कैन बी यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। जैसे स्वच्छ भारत सेस सरकार लगाती है, तो स्वच्छ भारत सेस कैन ओनली बी यूज्ड फॉर स्वच्छ भारत अभियान, टॉयलेट्स कंस्ट्रक्शन के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए। एजुकेशन सेस कैन ओनली बी यूज्ड फॉर एजुकेशन। अगर पैसा पड़ा है तो पड़ा रहेगा, लेकिन वो यूज होगा तो सिर्फ उसी पर्पस के लिए। सो इट इज अ डेडिकेटेड फंड। तो अब यहाँ पे जीएसटी कंपेंसेशन सेस लगाया गया, यानी कि ऐसे नहीं कि जीएसटी पहले 100 रुपए इकट्ठा हो रहा था, अब 110 इकट्ठा कर लोगे। वो जो 10 एक्स्ट्रा है कंपेंसेशन के लिए यूज कर सकते हो। किसको कंपेंसेट करना है जीएसटी से? हमें स्टेट्स को। देखो जीएसटी जो है ना, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई गुड या सर्विस कहीं भी प्रोड्यूस हुई हो, उस स्टेट को कुछ नहीं मिलेगा, जहां जाके वो कंज्यूम हो रही है वहां मिलेगा। तो लेट अस से उत्तर प्रदेश की किसी फैक्ट्री में ये पेन बनाया गया, लेकिन ये आके चंडीगढ़ में बिका है, तो चंडीगढ़ को मिलेगा जीएसटी का अपना शेयर, यूपी को कुछ नहीं मिलेगा। तो अब इससे नुकसान किसको होगा? जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप कर रखी हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये 2-3-4 स्टेट्स थी जिनको सबसे ज़्यादा खतरा था कि भाई हमने तो इतने सालों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगवाई हैं, हमें तो लॉस होगा। उन स्टेट्स को कंपेंसेट करने के लिए जीएसटी के ऊपर सेस लगाया गया। तो स्टेट्स को कंपेंसेट किया जाना था 2017 से 2022 तक। अब बीच में आ गया कोविड 2020 में, तो सेंटर ने स्टेट्स को परमिशन दे दी कि तुम्हें हम और 3-4 साल के लिए यही सेस देते रहेंगे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, तुम्हें टैक्स नहीं इकट्ठा हुआ, तो ये सेस हम 22 तक भी लगा रहे हैं, हम इसको 26 तक लगा देते हैं ताकि तुम्हारे नुकसान की भरपाई हो जाए। अब उसमें क्या हो रहा है, अब हम हैं सितंबर 2024 में। कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग मिड 2025 तक वो सारा लॉस पूरा हो जाएगा। मिड 2025 तक जितना भी कोविड से लॉस हुआ था सरकारों को, वो पूरा हो जाएगा। तो फिर भी क्या 2026 तक वो सेस लगाते रहेंगे या नहीं, इस पे भी डिसीजन नहीं हुआ है। वो एक बार आदत पड़ जाए ना, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है सभी स्टेट्स को, सेंटर को, तो उनको लग रहा है कि 26 तक लगाए रखते हैं, इसको किस बहाने लगाएं, बिकॉज ऑल द लॉस विल बी कवर्ड बाय मिड 2025। सो ये जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस क्या होता है, क्यों लगाया गया था, दिस यू शुड नो। जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं उनको कंपेंसेट करने के लिए। और फायदा किसको हुआ है जीएसटी लगने से? जो बहुत ज़्यादा कंज्यूमर वाली स्टेट्स हैं, जैसे यूपी है, अब यूपी में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो कंज्यूम करेंगे, तो इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसलिए यूपी का शेयर बहुत ज़्यादा है। कितनी स्लैब्स हैं जीएसटी में? कौन कौन सी? आगे और कौन कौन सी गलत है इनमें से? जीरो को अगर आप अलग मान रहे हो तो ठीक है, 32 कोई स्लैब नहीं है, ये ही स्लैब्स हैं बस, 5, 12, 18, 28। ठीक। अब इसमें नहीं, वो प्रपोजल है अभी कि इसको कर दो मर्ज, तो एक्चुअली यही प्रपोजल है। जीरो तो चलो हम मान ही नहीं रहे, जीरो स्लैब इज लाइक जो जो गुड्स एग्जेम्प्टेड हैं उनको हम जीरो स्लैब में गिनते हैं। किसी एक पर्टिकुलर आइटम के ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी, कोई बता सकता है? पंजाब में स्पेसिफिकली लिकर के ऊपर। लिकर तो आती ही नहीं जीएसटी में, ये लिकर नहीं आती, एक पेट्रोलियम नहीं आता।
लंगर में जो देसी घी यूज होता है, यस, तो अमृतसर में दरबार साहब में जो लंगर में देसी घी यूज होता है उस पे आई थिंक 12% या समथिंग जीएसटी लगता है। तो जब नई नई पार्टी आई पावर में, जो अभी पंजाब में पावर में है, तो उन्होंने आते ही कहा कि ये ऐसे कैसे करते हो आप, उनको पता नहीं था अब चीज़ें कैसे होती हैं। तो पहले एक बार ये देना पड़ता है, बाद में सेंटर रिफंड कर देता है, तो उनको पता नहीं था, तो वो थोड़े ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो गए कि लंगर पे कैसे लगा दिया। सरकार को भी पता है कि लंगर इंस्टीट्यूशन, तो बाद में सरकार ने सारे रिकॉर्ड्स दिखा दिए कि देखो इतने लाख रुपए तुमने जीएसटी दिया था, सारा का सारा तुम्हें रिफंड हो गया, बट अननेसेसरीली कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि देन दैट इज एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। तो जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो भी सामान यूज करते हैं उनकी सामान की लिस्ट है, इन सामान पे जितना जीएसटी आपने पे किया है वो आपको वापस मिल जाएगा। वो ये वाली है, हाँ, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, वो इस मीटिंग में भी बात हुई है कि इन दोनों को मर्ज किया जाए और कुछ 14, 15 या 16 कोई एक कॉमन स्लैब बना ली जाए, लेकिन वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। कई सारी चीज़ों पे टैक्स कम करना पड़ेगा, कहीं पे बढ़ाना पड़ेगा, दोनों तरफ पंगा है, बट अल्टीमेटली ये करना ज़रूर है, क्योंकि 4 स्लैब्स आर स्टिल टू मच। 1 नेशन 1 टैक्स सोच के हमने जीएसटी शुरू किया था, तो 1 नेशन 1 स्लैब तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने एग्जाम्पल दी थी कि हवाई यात्रा और हवाई चप्पल पर सेम जीएसटी नहीं लगाया जा सकता, है ना। हवाई पहनता है, हवाई यात्रा बहुत अमीर बंदा करता है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि दोनों पे बराबर जीएसटी लगा दें हम। तो हैंस देयर हैव टू बी मल्टीपल स्लैब्स, लेकिन चलो 4 से 3 पे आ जाएंगे हम, मे बी इन द लॉन्ग रन 2 पे भी आ जाए, बट एक ही स्लैब तो इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है जी, बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट, ये एक स्टडी है सुइसाइड प्रिवेंशन के ऊपर, ये भी एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग 2022 में 1.71 लाख पीपल डाइड बाय सुइसाइड, जिसमें 3 सबसे बड़ी कैटेगरीज हैं, फार्मर्स, डेली वेज लेबरर्स, स्टूडेंट्स। फार्मर्स, डेली वेज लेबरर्स एंड स्टूडेंट्स। तो डेली वेज लेबरर के केस में मनी इज ऑलवेज द रीजन, स्टूडेंट्स के केस में फेलियर, सोसाइटल प्रेशर इज ऑलवेज द रीजन। तो अब इस एडिटोरियल में बड़े अच्छे से रीजन दिए गए हैं, ये बड़े अच्छे सॉल्यूशन दिए गए हैं। सो दिस आर्टिकल इज सॉर्ट ऑफ लाइक नोट्स मेकिंग फॉर यू। कभी कभी आते हैं ऐसे आर्टिकल न्यूज़पेपर में। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि अभी तक सुसाइड प्रिवेंशन के लिए जो मॉडल यूज कर रहे हैं दैट इज मेडिकल मॉडल। मेडिकल मॉडल में हम क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लो, है ना, एक हेल्पलाइन आपको प्रोवाइड करा दी। कौन सी है सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन इंडिया में? नेम ऑफ द हेल्पलाइन? संजीवनी। संजीवनी इज द सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन। बट देन अगेन इट मिसेस द पॉइंट कि अगर कोई सुसाइड करने की सोच रहा होगा तो वो फोन थोड़ी मिलाएगा। देयर आर सो मेनी पीपल हु डू, ऐसा नहीं है कि ये पूरा फेलियर है, लेकिन केसेस में हेल्प भी करता है। स्टिल इट इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम जितनी कि हमें इस डेटा से पता चल रही है। तो इंडिया में सुसाइड रेट जो है वो ग्लोबल एवरेज से 7 गुना ज्यादा है। इंडिया में हर 1 लाख इंडिविजुअल्स पे 12.4 सुसाइड्स होते हैं। पूरी दुनिया में ये रेट 7,26,000 लोगों पे है, यानी कि हम 7 गुना ज्यादा सुसाइड होते हैं इंडिया में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो इन्होंने एक सजेशन दिया है कि क्या करना चाहिए हमें। नंबर 1, सोशल डिटर्मिनेंट्स शुड बी एड्रेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका आप लिख लेंगे प्रॉपर। सोशल डिटर्मिनेंट्स को एड्रेस किया जाए। सोशल डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या आ जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, कि चेंज कहां करें हम कि हम सुसाइड्स को कम कर सकें। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, हेल्थ केयर कवरेज, एंड देन यू हैव कल्चरल वैल्यूज। ये है सोसाइटल डिटर्मिनेंट्स, मतलब इन तीनों पे सरकार को कोई काम करना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का मतलब कि बड़े लेवल पे इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जाए, और
डिमांड सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, जैसे बहुत सारे एसेंशियल चीज़ों की सप्लाई जब महंगी हो जाती है तो लोग गरीब होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ वन। सेकेंड, हेल्थ केयर कवरेज। कोविड के टाइम पे हमें स्पेसिफिकली ये बात पता चली कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में अगर एक बार भी कोई सीवियर बीमारी आ जाए किसी भी मेंबर में तो वो हमेशा के लिए दोबारा से गरीब हो जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हेल्थ केयर कवरेज, जैसे आयुष्मान भारत शुरू की है हमने स्कीम, बट स्टिल उसकी कवरेज इतनी नहीं है, अभी 8-10 करोड़ लोग ही उसके अंडर आते हैं। वी नीड 70-80 करोड़ पे जाए वो। सो नाउ यू लिंक दिस न्यूज़ विद जीएसटी में हम कोशिश कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी कम करना है, लिंक हो गई दोनों न्यूज़। तो जैसे कि वो एक चीज़ है जो सरकार को करनी चाहिए जिससे कि लोगों पे बर्डन कम हो और लोग हेल्थ केयर कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा लें। तो हेल्थ केयर कवरेज प्लस थर्ड, कल्चरल वैल्यूज़, जैसे कि ये सुसाइड प्रिवेंशन इन केस ऑफ स्टूडेंट सुसाइड्स। तो कल्चरल वैल्यूज़ लोगों में इम्पार्ट की जाएं जिससे कि जिसे कहते हैं ना कि सक्सेस और फेलियर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज ना किया जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है आजकल कंज्यूमरिस्ट कल्चर की वजह से। तो ये 3 चीज़ें जिस पे गवर्नमेंट को फोकस करना है एज फार एज सोसाइटल डिटर्मिनेंट्स आर कंसर्न। देन नंबर 2, कमर्शियल डिटर्मिनेंट्स। इसमें क्या क्या आएगा? अल्कोहल इंडस्ट्री, बहुत सारे सुसाइड्स जो हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल किए जाते हैं। फायर आर्म इंडस्ट्री, लोग खुद को गोली मार लेते हैं, दैट मीन्स फायर आर्म्स आर इजीली अवेलेबल। या जो देसी कट्टे होते हैं जो यूपी बिहार में बहुत चलते हैं, इनके ऊपर रोक लगाने की ज़रूरत है। लाइसेंस्ड रिवॉल्वर तो बहुत मुश्किल है इंडिया में लेनी, लेकिन जो देसी जाली हथियार होते हैं दैट इज़ द फायर आर्म इंडस्ट्री। ठीक है जी। तो कमर्शियल डिटर्मिनेंट्स, तो सेल्फ हार्म की टेंडेंसीज को बढ़ाने में ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? अब अगेन इनको कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप लिकर बैन कर दो जैसे बिहार ने कर रखी है या जैसे गुजरात ने की हुई है, नॉट नेसेसरीली, बट हाउ यू कैन कंट्रोल। जैसे अभी पंजाब सरकार ने एक चीज़ शुरू की है, जितने भी टोल बैरियर्स हैं, आप लोगों के लिए भी है ये इन्फॉर्मेशन, जितने भी टोल बैरियर्स हैं पूरी स्टेट में, उन सब पे रात के बाद उन्होंने एल्कोमीटर्स लगाने शुरू कर दिए हैं। तो आप जैसे ही टोल दे के निकलोगे तो जैसे ही आपने टोल वालों को गालियाँ निकाली होंगी, सामने आपको पुलिस वाले खड़े हुए नजर आ जाएंगे, वो आपका एल्को टेस्ट करेंगे तब आपको जाने देंगे, क्योंकि रात को ड्रिंक हाईवेज पे। तो अब वो टाइम नहीं है कि वो शहर में जाके टेस्ट होगा, हाईवे पे किसी ने पूछना है। हाईवे पे अब स्पेशली इस तरह के नाके पंजाब पुलिस ने लगाने शुरू कर दिए हैं जिसमें आपको ड्रिंक एंड ड्राइव पे पकड़ा जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ें। एंड देन इलीगल फायर आर्म इंडस्ट्री नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, जिससे कि बहुत सारे सुसाइड केसेस में खुद को गोली मारी होती है लोगों ने और वो इलीगल वेपन होता है। तो अगर उसको कंट्रोल किया जाएगा तो थोड़ा इससे भी फर्क आएगा। सो ये कुछ चीज़ें, प्लस यू कैन ऐड योर ओन, ऑफ कोर्स ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ऐड योर ओन। इसमें और क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो? ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आज के लिए आपका ये टॉपिक है। उसके बाद ये एक छोटी सी न्यूज़ है, गूगल्स एंटी ट्रस्ट हियरिंग कुड हैव फार रीचिंग रेपरकशंस ऑन बिग टेक। एंटी ट्रस्ट क्या होता है? गूगल के अगेंस्ट एक केस चल रहा है यूएसए में, डोमिनेंट कंपनी है। अगर आप गूगल की कोई भी डिवाइस खरीदते हो, जैसे कोई स्मार्टफोन खरीदते हो या एंड्रॉयड सिस्टम वाली कोई भी डिवाइस खरीदते हो, तो उसमें बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आती हैं जिनको आप चाहो तो भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। देन आप बहुत सारे जब सर्च करने के लिए जाते हो, गूगल कोई भी इंटरनेट सर्च करने के लिए, मुंह से ही निकलता है गूगल सर्च। जब भी आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करने के लिए जाते हो, बाय डिफॉल्ट गूगल इज ऑलवेज द ब्राउजर और गूगल इज ऑलवेज द सर्च इंजन। तो इससे गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, जिससे जो ऑल्टरनेटिव सर्च इंजन है उनके हमें नाम ही नहीं पता होते। बताओ गूगल के अलावा कोई और सर्च इंजन कौन कौन से पता है आपको? याहू कब यूज़ किया होगा कभी किसी ने? ये तो ब्राउजर्स हैं, सर्च इंजन ये तो सारे ब्राउजर्स बोल रहे हो आप। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, हाँ। सर्च इंजन बताओ गूगल के अलावा कितने पता है? एज, ठीक है, पर कितने लोग यूज करते हैं? जब पता ही एक बंदे को नाम है। सो यू सी हाउ डोमिनेंट गूगल इज एज फार एज सर्च इंजन मार्केट इज कंसर्न्ड।
तो गूगल इस तरह से अपनी पोजीशन को डोमिनेटली यूज करता है। और इस तरह के केसेस ना सिर्फ गूगल के अगेंस्ट, एप्पल के अगेंस्ट भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट भी हैं, और एक और कंपनी है Amazon। ये 4 कंपनीज हैं जिनके अगेंस्ट यूएसए में एंटी ट्रस्ट प्रोविजंस चल रही हैं। और एक बार अगर ये प्रूव हो गई, जो कि मोस्ट लाइकली हो जाएंगी, गूगल पहला बलि का बकरा है। तो जैसे ही गूगल के अगेंस्ट ये केस प्रूव होगा, द कॉम्पेंसेशन विल बी इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इतना ज्यादा फाइन लगेगा गूगल के ऊपर। उसके बाद गूगल पे धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी कि तुम ये मैंडेटरी नहीं कर सकते कि यही वाली एप्स रहेंगी, एप्स को अनइंस्टॉल करने की ऑप्शन दो, है ना। तो जहां जहां भी मोनोपोली है बेसिकली इन सभी टेक कंपनीज की, उनको रोकने के लिए एंटी ट्रस्ट हियरिंग्स। तो गूगल के अगेंस्ट ये केस अभी शुरू हुआ है यूएसए में, जहां पे द जज इज लाइकली टू डिलीवर अ पनिशमेंट फॉर गूगल्स इंटरनेट सर्च मोनोपोली। मोनोपोली है गूगल की सर्च में, तो उसको रोकने के लिए अगले 1 साल के अंदर अंदर डिसीजन आएगा, जिसमें गूगल पे हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी। इंडिया में ऑलरेडी ऐसी पेनल्टी लग चुकी है बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया गूगल के ऊपर। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई एक लॉयर थे दिल्ली के, उन्होंने कोई ओप्पो या वीवो का फोन खरीदा था, उसमें एंड्रॉयड सिस्टम था। तो उन्होंने देखा, उन्होंने एक बड़ी मेमोरी का फोन खरीदा था 256 GB और समथिंग, तो बड़ा फेमस हुआ था ये केस। तो उन्होंने फ़ोन खरीदा, नया नया बॉक्स से निकाला, उन्होंने देखा कि बीच में इतनी ऐप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, 50-60 ऐप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी। तो उन्होंने सोचा कि इनको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, वो हुई नहीं अनइंस्टॉल। देन ही गॉट टू नो कि ये तो ज़बरदस्ती है कि मेरे को यही यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें गूगल क्रोम भी है, ईमेल है। तो उन्होंने एक पिटीशन डाल दी, वकील तो थे ही, उन्होंने पिटीशन डाल दी कि भाई मेरे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, मैं यही ऐप्स क्यों यूज़ करूँ। तो गूगल ने सामने से जवाब दिया कि भाई तुम दूसरी भी इंस्टॉल कर लो, प्ले स्टोर है तुम्हारे पास, यू इंस्टॉल दी अदर एप्स ऑल्सो। तो उन्होंने कहा कि वो बात नहीं है, मेरी स्पेस क्यों ऑक्यूपाई की हुई है, तो आई हैव अ राइट टू अनइंस्टॉल एन ऐप। मैं इस पे फाइट कर रहा हूँ, दूसरे ऐप्स भी इंस्टॉल करने का राइट है, दैट इज देयर, लेकिन इनको हटाने का राइट क्यों नहीं है। तो कोर्ट ने उसे एडमिट कर लिया, फिर उस पर केस चला, और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने $600 मिलियन का फाइन लगाया था ये गूगल पे। $600 मिलियन इज लाइक 4,000 करोड़ रुपीस, जो कि गूगल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट कराना पड़ा। इतना बड़ा फाइन इंडिया में ये चीज हो चुकी है। लेकिन अब धीरे धीरे बाकी चीजें आएंगी ना। अब ये तो सिर्फ ऐप अनइंस्टॉल वाला केस था, अब वो कि सर्च इंजन सिर्फ गूगल का ही चलेगा, उस पर अलग केस चलेगा। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट चली चल सकती है, गूगल शीट क्यों नहीं चल सकती है, उस पर अलग केस चलेगा। फेसबुक पे पहले ही चल चुका है केस। सो बेसिकली देयर आर दीज 5-6 बिग टेक कंपनीज जो कि अपनी मोनोपोली बनाना चाहती हैं। उन सब के अगेंस्ट यूएसए में अब केस खुले हुए हैं, और यूएसए में जैसे डिसीजन आएगा, बाकी पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में केस फाइल हो जाएंगे उसका प्रेसिडेंस लेके। सो दैट्स गोइंग टू हैपन। ये एक छोटी सी न्यूज है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है कुछ। पोलरिस डॉन मिशन, स्पेस टूरिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था ना एक बार, कि जो बिलियनियर्स हैं वो स्पेस में टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। स्पेस में जाके 2-3 घंटे में वापस आ जाओ, वो एक अलग मॉडल है, 2-3 दिन लगा के आओ, वो अलग मॉडल है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक करने के लिए एक मिशन गया है। दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक, यानी कि आपको अंतरिक्ष में ले जाके, विच इज अ यूनिक एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, स्पेस सूट वगैरह पहना के उससे स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकाल देंगे, आप अपना 2-4 मिनट घूम फिर के वापस फिर अंदर आ जाओ। तार से बांधा होता है, टेथर से बांधा होता है, फिर अंदर आ जाओ। तो फॉर दिस एक्सपीरियंस देयर आर 3-4 पीपल हु हैव गॉन इन द स्पेस। तो ये दुनिया का पहला, दुनिया के बाहर का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक होगा, एंड दिस विल बी परफॉर्म्ड बाय जेरेड आइजैकमैन। ये एक बिलियनियर हैं यूएसए के। तो ये स्पेस एक्स की फैल्कन 9 रॉकेट पे गए हैं फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म। हालांकि ये कह रहे हैं कि बीच में थोड़े बहुत रिसर्च भी करके आएंगे, है ना। स्पेस सूट को टेस्ट करने के लिए गए हैं। सो रिसर्च इज देयर, स्पेस सूट टेस्टिंग इज देयर, बट दिस इज अ न्यू नॉर्मल, दिस इज अ न्यू फर्स्ट इन स्पेस टूरिज्म। अदरवाइज अभी तक तो यही था कि जिसको भी स्पेस में लेके जाएंगे निकालेंगे, बिकॉज दैट इज वेरी डेंजरस।
लेकिन अब ये वो भी करने लगे हैं। तो पैसे बढ़िया दिए होंगे उसने, तो उसको बोला कि चलो तेरे को स्पेस वॉक करा देंगे। ठीक है जी, बस इस न्यूज़ में कुछ इतना किया था, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। देन द लास्ट न्यूज़ वी हैव इज दिस। कभी आप लोगों में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है, जो कि मोस्ट लाइकली हुआ होगा, आपको लग रहा है कि मैं तो बड़ा बीमार हूँ या मैं बड़ी बीमार हूँ, तो 2 दिन हो गए दवाई खाते हुए अभी तक ठीक नहीं हो रहे, एक एंटीबायोटिक खा लेते हैं, पेनिसिलिन खा लेते हैं, या वो कौन सी होती है एजिथ्रोमाइसिन खा लेते हैं। करते हैं हम लोग ऐसा, या डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, वो केमिस्ट्री बता देगा दवाई कौन सी लेनी है। इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया, सबने किया है, मैंने भी किया है। बट द प्रॉब्लम विद दैट इज एंटीबायोटिक्स जो हैं वो फ्लू के अगेंस्ट काम ही नहीं करते हैं। जो जनरली वायरल होता है, जैसे आजकल भी सीजन चल रहा है, वो फ्लू से होता है, इन्फ्लुएंजा बेसिकली उसकी शॉर्ट, इन्फ्लुएंजा से होता है। इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट एंटीबायोटिक काम ही नहीं करता है। एंटीबायोटिक काम करता है जर्म्स के अगेंस्ट या बैक्टीरिया के अगेंस्ट बेसिकली। लेकिन ये कौन बताएगा हमें? डॉक्टर बताएगा, टेस्ट वेस्ट करवा के बताएगा। तो कौन जाएगा डॉक्टर के पास? डॉक्टर इतनी फीस ले लेगा, फिर वो टेस्ट कराने को बोलेगा। अगर वो टेस्ट करवाओगे तो बढ़िया रह जाओगे, नहीं तो अगर सीधा एंटीबायोटिक खा लोगे, बॉडी को ज़रूरत तो थी नहीं उसकी, लेकिन अंदर एंटीबायोटिक्स चले गए, तो वो बॉडी की आगे अगर कोई बीमारी होगी उसकी रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। एंड दिस इज नाउ सच अ कॉमन प्रॉब्लम इन इंडिया कि लोगों ने बिना डॉक्टर की सलाह लिए एंटीबायोटिक्स खा खा के अपनी बॉडीज को इतना खराब कर लिया है दैट नाउ देयर इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन इंडियन पीपल। जैसे यहाँ पे आप केमिस्ट के पास चले जाओ, मुंह उठा के कोई भी दवाई मांग लो, मिल जाती है ना। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, अनलेस यू शो प्रिस्क्रिप्शन आपको दवाई नहीं दी जा सकती है। इट इज लाइक बाइंग अ वेपन। वहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वेपन खरीदना बहुत मुश्किल है, दवाई खरीदना बहुत आसान है। यूएस जैसी कंट्रीज में वेपन खरीदना बहुत आसान है, दवाई खरीदना बहुत मुश्किल है। तो कई लोग जो बाहर जाते हैं यहाँ से डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के लेके जाते हैं कि भाई वहाँ मिल जाए हमें वो दवाई, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। सो यू हैव टू गेट इट इन राइटिंग, अदरवाइज वो दवाई नहीं देते आपको। यहाँ पे मिल जाती है। तो उस वजह से हमारे अंदर कलेक्टिवली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, यानी कि अब वो माइक्रोब्स इतने पक्के हो गए हैं कि उन पे दवाई का असर होना बंद हो गया है। दिस इज अ वेरी ग्रेव सिचुएशन कि आप दवाई खा के भी ठीक नहीं हो पा रहे हो। सो दिस इज व्हाट इट इज, द ग्रेव थ्रेट फ्रॉम एएमआर। ठीक है जी। सो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होती है? excessive use of antimicrobial drugs can lead to creation of resistant or resistant superbugs. So antimicrobial resistance to antimicrobial drugs, इसके बोलते हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो इसकी वजह से जो बग्स हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं, वो सुपर बग्स बन जाते हैं। तो आपने दवाई खाई, उन पे कोई असर नहीं हुआ। अब उसके बाद क्या होगा? जैसे डॉक्टर्स की लैंग्वेज में है ये, मुझे तो इतना पता नहीं है, तो उसमें वो लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स बोलते हैं कि लेवल 1 एंटीबायोटिक है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। तो पहले लेवल 1 एंटीबायोटिक तो आपने खा लिया एजिथ्रोमाइसिन जैसा, उसका असर हुआ नहीं, तो अब डॉक्टर रिकमेंड करेगा लेवल 2। फिर अब वो खा खा के उसको भी आदत डाल दोगे, फिर लेवल 3 खाओगे आप, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। उसके बाद सिचुएशन क्या हो जाती है? नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? बहुत छोटी सी कोई इन्फेक्शन भी हो जाए हमारी बॉडी में, जल्दी जल्दी ठीक नहीं होने पे आती, जिसमें 3 इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं। पेट खराब होना बहुत कॉमन है इंडियंस में, तो ई कोलाई बैक्टीरिया सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है। दूसरा क्लेब्सियला न्यूमोनिए, जिससे न्यूमोनिया होता है। यहाँ पे एक चार्ट भी दिया हुआ है इन्होंने, हाँ। ई कोलाई से डायरिया होता है, जिसे अगर हम थोड़ी अमीरों वाली लैंग्वेज में बोलते तो फूड पॉइजनिंग हो गई जी, और गरीबों वाली लैंग्वेज में बोलते तो डायरिया हो गया जी, पेट खराब बेसिकली। सो दैट इज बिकॉज ऑफ वन ऑफ द रीजंस इज दिस। और तीसरा जो है दैट इज एसिनेटोबैक्टर बॉमनी, ये होता है हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन से। और अब अगर हमें ये चीज कम करनी है
कि इंडियन पॉपुलेशन दोबारा से फिर एंटीबायोटिक्स उन पे असर करना शुरू कर दें, तो हमें कितने अलग करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एज इंडिविजुअल गो टू डॉक्टर, सिंपल। केमिस्ट के पास मत जाओ, खुद को डॉक्टर मत समझो, एक्चुअल डॉक्टर के पास जाओ, एज सिंपल एज दैट। दूसरा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मा कंपनीज क्या कर सकती हैं इसमें? व्हाट कैन द फार्मा कंपनीज डू? उन तो दवाई बनानी है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती हैं उसके आसपास वो वेस्ट कहीं भी फेंक देते हैं, नदी में कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा कोई वेस्ट नदी में फेंका तो वो नदी से बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जिससे वो एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो वो बग्स बॉडी में बनने की जगह एनवायरनमेंट में भी बन रहे हैं। सो द वेस्ट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स इज इवन मोर डेंजरस। तो उनको वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उन पे जो क्या कहते हैं उसको, बायो वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस एनफोर्स होनी चाहिए। सो बायो वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से करनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में वो येलो कलर का डस्टबिन अलग होता है, ब्लैक कलर का अलग होता है, अलग अलग तरह का वेस्ट डालने के लिए होता है वो, और उनको मैनेज करने का भी अलग तरीका होना चाहिए, लेकिन कई जगह वो नहीं फॉलो होता। थर्ड, डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए कि भाई हर किसी आए गए को एंटीबायोटिक मत प्रिस्क्राइब करो, टेस्ट करवा लो पहले। चाहे लोग जितना भी क्रिटिसाइज करें, डॉक्टर्स शुड प्रेफर टेस्टिंग ओवर प्रिस्क्रिप्शन। कि डॉक्टर्स को लगा कि ये बीमारी होगी और दवाई रिकमेंड कर दी की जगह पहले टेस्ट करवाना चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू? स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कि सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ही बेची जाएंगी, और उनको एनफोर्समेंट इंश्योर कराना। लोगों में अवेयरनेस ऑल्सो इज वन ऑफ द थिंग्स। बहुत कॉमन है, सबको पता होता है कि मैं ही डॉक्टर हूं, मैं बीमार हो गया, मुझे पता है कौन सी दवाई लेनी है, पिछली बार भी वो दवाई खाने से ठीक हो गया था। सबका यही सिचुएशन है इंडिया में। सो दिस इज लीडिंग टू सच अ क्राइसिस, जो कि बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में इतना कॉमन नहीं होता, डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत कॉमन होता है। सो दिस इज व्हाट शुड बी डन फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, कोई डाउट हो तो पूछिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।